हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पिया नॉलेज स्टूडेंट सर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाए बहुत ही भूगोल के मूल सिद्धांत जो क्लास 11 का एनसीईआरटी है। इसका करेंगे हम चैप्टर नंबर 12 जो है महासागरीय जल के बारे में। तो इसके पहले भी जो चैप्टर हमने पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे फैक्चुअल डेटा हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में हिट होते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता का काम करते हैं, और स्पेशली अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये है जल महासागर, जहाँ जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये अगला है जो अध्याय 12 है महासागरीय जल। तो क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव जीव वो के सॉरी पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली है कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है। सौभाग्य से पृथ्वी की धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चक्रीय जल। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एक पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे व पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। और जलीय चक्र करोड़ों वर्षों की कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्र में यह सीमित सीमित मात्रा में उपलब्ध है। चक्रीय जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों में अर्थात गैस, तरल व ठोस में जल का संचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधर स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। तो ये है वर्षण, संघनन, वाष्पन, और ये है वायुमंडल का अभिगमन, संघनन, वर्षण। इस तरह से होता है। वाष्पीकरण होता है, संघनित होता है, फिर वायु का विगमन होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन का संघनन, फिर बारिश होती है। जल चक्र के प्रक्रिया प्रक्रिया घटक क्या है? महासागरों से संग्रहित जल। प्रक्रिया है वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वपतन। वायुमंडल में जल है, संघनन, वर्षण से हिम एवं बर्फ पानी का संग्रह। हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहना। धरातली जल बहाव, जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रह का जल रिसाव। और भौम जल का विसर्जन झरने। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। भाग शेष जल ताजे जल के रूप में मानियों, इन टोपियों, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी के रूप में ले लेता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, और इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानीय एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की एक उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं? महासागरीय अधस्तर का उच्चावच। तो महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति और उनकी आकृति का अध्ययन करेंगे। तो महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग की 5 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत अटलांटिक, दक्षिण महासागर एवं आर्कटिक। अनेक समुद्र खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरों की तली में विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ऊबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों में पाए जाने वाले लक्षणों की तरह लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखी एवं विक्षेपण क्रियाओं से बनते हैं। महासागरीय अधस्थल का विभाजन। महासागरीय अधस्थल दो को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है।
महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान तथा महासागरीय गभीर। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ियां, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप एवं खाइयां एवं खड्डे आदि। महाद्वीपीय शेल्फ की बात करते हैं, तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों में घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है। महासागरीय शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते हैं अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट पर, सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भिन्न भिन्न होती है, कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। यह अवसाद भूमि से नदियों, हिमनद तथा पवन द्वारा बनाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधन के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है। ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर या 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपीय महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है। इसी प्रदेश में कैनियन एवं खाइयां दिखाई देती हैं। तो ये है चित्र किसका है, महासागरीय अधस्तर उच्चावस्था। तो ये शेल्फ विभाग है। तो ये देखते वो पर्वतीय महाद्वीपीय शेल्फ यहाँ पर है, और ये महाद्वीपीय उभार है, महाद्वीपीय ढाल है और शेल्फ विभाग है। तो इस तरह सारी चीजों को देखिए। गंभीर सागरीय मैदान गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने व सबसे सपाट भाग होते हैं। इनकी गहराई 3006 मीटर से 6000 मीटर के बीच होती है। ये मैदान महीन कड़ों वाले अवसादों जैसे मृतिका एवं घास से ढके होते हैं। महासागरीय घाट ये महासागरों के सबसे बड़े भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। यह महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों में संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में और 19 अटलांटिक महासागर में, 6 हिंद महासागर में है। उच्चावच एवं लघु आकृतियां की बात करें तो ऊपर बताए गए महासागरीय अधस्थल के प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता से पाई जाती है, जैसे मध्य महासागरीय कटक। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं का बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई लगभग 2500 किलोमीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। समुद्री टीला यह नुकीली शिखरों वाला एक पर्वत है, जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है, किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला, जो प्रशांत महासागर में हवाई महाद्वीपों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन ये गहरी घाटियां हैं, जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटती नजर आती है। हेडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। निमग्न द्वीप ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। प्रवाल द्वीप ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं, जो गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह समुद्र का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ खारी या बहुत अधिक जल के चारों तरफ से घिरे रहते हैं। महासागरीय जल का तापमान इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर विभिन्नताओं के बारे में बताया गया। महासागरीय जल भूमि की तरह
सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। स्थल की तुलना में जल के तापमान और शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश। ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विपरीत ऋतु में ध्रुवों की ओर घटता जाता है। अक्षांश की बात करें तो स्थल एवं जल का आसमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध में महासागर, दक्षिण गोलार्ध में महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सनातन पवने। स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाले पवने महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरी अंतर आता है। इसके विपरीत तटीय पर्वत गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्र में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांश स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा कम होता है। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल की तापीय गहराई का प्रश्न चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। प्रश्न चित्र महासागर के सतही जल एवं गहरी परतों के बीच सीमा चित्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है, कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहलाती है। ताप के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशीय में ये केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत, जिसे ताप प्रवणता की परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान तीव्र गिरावट आती है। यहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत तीसरी परत बहुत ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही तल का तापमान 0 डिग्री के निकट होता है और इतनी गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह से जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और इस ऋतु से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 20-22 डिग्री सेल्सियस तक, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस तक, ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। तो महासागरीय सतह के तापमान के स्थानीय रूप को स्वरूप दिखाया गया है। ये तापमान देख सकते हैं। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों की उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वो सूर्य की उष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और उष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से परिस्थित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान में घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है, तो उसके बाद तापमान घटने की दर कम हो जाती है। तो ये चित्र है महासागरों के तापमान में डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया गया है। ये 20, 25, 25, 25 है। ये देखेंगे 0 पे 25, 28 इस तरह से क्या ध्रुवों की तरफ कम है, फिर यहाँ पर आके बढ़ा है। महासागरीय जल की लवणता। तो आगे बात करते हैं। तो चाहे वर्षा का जल हो या
जल हो या महासागरों की प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द होता है जिनका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7% की लवणता की खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक है। महासागरों की सतह की जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्र की सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा ध्रुव क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया में सबसे अधिक प्रभावित होती है। तीसरी है पवन जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। चौथा है महासागरीय धाराएं भी लवणता से भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व पर से संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान तथा घनत्व के किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र है मृत सागर जो कि 238% है, और टर्की का वान झील जो 320% है, और ग्रेट सार जो 220% है। लवणता का क्षैतिज वितरण सामान्य खुले महासागर की लवणता जो है 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ पत्थर से घिरे सागर की लवणता 41% होती है, जबकि आर्कटिक और ज्वार नद मुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% बीच पाई जाती है। गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी एक लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर में लवणता भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी भागों में लवणता 35% से कम होकर 21% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 से 20% दक्षिण के बाद यहाँ 33% तक घट जाती है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता जो 36% के लगभग है, उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट से 20 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है। उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है, जब बंगाल की खाड़ी में बंगाल नदी के जल के मिलने में लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। तो इसी तरह महासागरों की लवणता को दर्शाता है। तो ये देख सकते हैं 35 यहाँ पर कौन सी जो महासागर है लवणता उसके हिसाब से दर्शाई गई है। तो ठीक है, आगे कर रहे हैं लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इनमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है, ताजे जल के मिल जाने से घटती है, जैसे कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के पानी का हाथ या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्रों और गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक पश्चिमी क्षेत्र जैसे हैलोक्लाइड कहा जाता है में तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाले समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के ठीक नीचे बैठ जाता है, इससे लवणता का स्तरीकरण होता है। तो कहते हैं खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर तो आप ही देंगे, मैं तो नहीं बताऊंगी। मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी एक्टिविटी में दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप भी कुछ पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। हम जल्दी को नहीं लग रहा क्योंकि महाविद्यालय सीमा से क्या होता है सारे क्वेश्चन आंसर दीजिए। कैसे लगा वीडियो बताइएगा, तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।